मैं एल.एस. चौहान आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर एमआईटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड 11th क्लास बायोलॉजी प्रारंभ कर रहे हैं। 11th क्लास के यूपी बोर्ड बायोलॉजी में जो प्रथम यूनिट है उसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता, भिन्नताएं। और चैप्टर का नाम है जैव जगत। देखिए 11th क्लास से पहले जो क्लासें हैं उनमें बायोलॉजी का ज़्यादा ना तो सिलेबस है और ना ही ज़्यादा बच्चों को बेसिकली नॉलेज दी जाती है। तो प्रॉपर रूप से बायोलॉजी को 11th क्लास से ही प्रारंभ माना जाता है, जो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में यदि ये होता है तो 11th क्लास से प्रारंभ होता है। उससे पहले की क्लासों में साइंस की बुक में सम्मिलित रूप से ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा कि बायोलॉजी क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ के बारे में यदि जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, यदि उस अध्ययन को, उस स्टडी को, उस ज्ञान को एक क्रम के रूप में, एक व्यवस्थित रूप से हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है विज्ञान, साइंस। यानी साइंस क्या है? एक ऐसी तकनीकी, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी सब्जेक्ट के बारे में एक व्यवस्था के अनुसार, एक व्यवस्थित और एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध, यानी क्रम के आधार पर जब ज्ञान प्राप्त हम करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। अब मोस्टली यदि हम नेचुरल चीजों, पृथ्वी पर जो कुछ भी सब नेचुरल है, तो जो साइंस है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है। अब उस प्राकृतिक विज्ञान में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो साइंस का एक ऐसी विद्या या साइंस की एक ऐसी ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। यानी बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की या साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें सजीव वस्तुओं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं, मोस्टली दो कैटेगरी उनकी होती हैं। उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो सजीव वस्तुएं या तो एनिमल्स होती हैं या फिर प्लांट होते हैं। यानी सजीव वस्तुओं की दो कैटेगरी यहां बनी, एक एनिमल्स और एक प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव वस्तुएं हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, एनिमल्स एंड प्लांट, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर। तो बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की एक ब्रांच वह है जो एनिमल्स की स्टडी करती है, जंतुओं की का अध्ययन करती है, उसको जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। और दूसरी शाखा या दूसरी ब्रांच, बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच वह है जो प्लांट की स्टडी करती है, पौधों का अध्ययन करती है, उसको बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो यानी किसी वस्तु, किसी पदार्थ के बारे में जो स्टडी की गई, उस स्टडी को कहा गया साइंस, उसको कहा गया साइंस या विज्ञान। अब विज्ञान की एक का वह भाग, वह शाखा जो जीवों का अध्ययन करे, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान है बायोलॉजी की वह स्टडी, वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें एनिमल्स की स्टडी हो, जंतुओं का अध्ययन हो, जंतु विज्ञान। और वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन हो, प्लांट की स्टडी हो, वनस्पति विज्ञान।
ये आपको बात समझ आ गई, ये क्लियर है कि साइंस यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान साइंस हो गया। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जीवित पदार्थों का अध्ययन होता हो, जीवित वस्तुओं का अध्ययन होता हो, जीव विज्ञान हो गया। और जिसमें जीव विज्ञान में भी जिसमें एनिमल्स की स्टडी होती है जूलॉजी या जंतु विज्ञान, और प्लांट की स्टडी होती है तो वनस्पति विज्ञान। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता। किसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित पदार्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, शेप में, साइज में, कैरेक्टर्स में, हैबिटेट के आधार पर सेम या एक जैसे नहीं है। सभी जीवित तो हैं, सभी पदार्थ जीवित हैं, लाइफ प्रोसेस उनमें पाई जाती हैं, जीवन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन इन सब के बाद भी उनके कलर में, उनके शेप में, साइज में, हैबिटेट में और कैरेक्टर्स में एक दूसरे से अंतर रखते हैं। वो एक जैसे नहीं है। अपनी अनुकूलन क्षमताओं के आधार पर पाए जाने वाले हैबिटेट या आवासीय अंतरों पर, जलवायु परिवर्तन के कारण या और बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण, या जेनेटिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण वे एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। लाइफ प्रोसेस होने के बाद भी वो एक जैसे नहीं है। तो जीवों में जो अंतर पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं या होते हैं, तो उनमें यानी लिविंग वर्ल्ड में उपस्थित सभी सदस्य, सभी जीव सेम नहीं हैं। उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंतरों के सम्मिलित रूप को या उनमें पाई जाने वाली भिन्नताओं को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जीवों में पाए जाने वाले अंतरों को, उनमें पाई जाने वाली भिन्नताओं को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है या जैव विविधता कहते हैं। हमारा जो प्रथम चैप्टर है उसका नाम है जैव जगत या जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। सजीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं केवल, बाकी सोलर सिस्टम में अभी तक तो ऐसा कहीं देखा नहीं गया कहीं और जीव हो। तो जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, जीवों का संसार। तो इसमें सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जीव क्या है। ये ऑर्गेनिज्म, जीव, जीव किसे कहेंगे? जीव, ये हमको पता होना चाहिए। अब जीव, जीव का मतलब जिसमें जीवन हो, यानी ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं या जैविक क्रियाएं प्रॉपर रूप से संचालित हो रही हों या प्रॉपर रूप से चल रही हों, उसे कहा जाता है जीव, ऑर्गेनिज्म। और उसके अंदर जो क्रियाओं का वो रूप है जिसके माध्यम से सभी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न हो रही हैं, उन क्रियाओं के सम्मिलित रूप को या उन क्रियाओं के उस प्ररूप को कहते हैं जीवन। जीवों में पाई जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो जैविक क्रियाएं,
और जैविक क्रियाएं जिस रूप में संपन्न हो रही हैं, चल रही हैं, जिसके कारण वो जीव कहलाया है, उनके उस क्रियाओं के रूप को कहा जाता है जीवन, लाइफ। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? जीवन क्या है, किसे कहेंगे जीवन? देखिए, इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है वो केमिकली रूप से अणुओं से बनी हुई संरचनाएं हैं। वो लिविंग वर्ल्ड हो या नॉन लिविंग वर्ल्ड हो, वो जीव हो या निर्जीव हो, सभी ऑब्जेक्ट, सभी पदार्थ, सभी जीव, सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल्स से, अणुओं से। तो जीवित पदार्थ भी अणुओं से बने होंगे। अब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक ए और एक बी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? कि दोनों ही ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स से बने हैं, अणुओं से मिलकर बने हैं। अब इनमें से मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, उसको हम कह रहे हैं कि ये लिविंग है, जीवित है, और बी को कह रहे हैं ये नॉन लिविंग यानी निर्जीव है, जबकि दोनों बने किससे मिलकर है? अणुओं से मिलकर बने हैं। तो इनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। बस उस अंतर का हमें पता चल जाए तो हम सजीव और निर्जीव में डिफरेंस कर देंगे, दोनों में अंतर बता देंगे, कि हमें पता चल जाए कि जीवन क्या है। दोनों अणुओं से तो बने हैं, लेकिन जो ए ऑब्जेक्ट है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार एक दूसरे से अटैच हैं, यानी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, उनका जो संगठन बना है, मॉलिक्यूल्स का जो संगठन बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है कि उनमें लाइफ प्रोसेस, जीवन की क्रियाएं, जैसे रेस्पिरेशन, सिंथेसिस, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोसेस, ये सब क्रियाएं, यानी पोषण, श्वसन, प्रजनन या संश्लेषण, अपचयन, विघटन, ये सब क्रियाएं केमिकल रूप से संचालित हो रही हैं। मॉलिक्यूल्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन जिसमें सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं या अधिकांश जैविक क्रियाएं केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से संचालित हो रही हैं, तो उसको कहा जाता है लिविंग, जीव, जीवन। और जिसमें ये सभी क्रियाएं यानी जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं हो रही, श्वसन की प्रोसेस नहीं हो रही, पोषण नहीं हो रहा, संश्लेषण नहीं है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेस नहीं है, उसे कहेंगे नॉन लिविंग। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन किसके हैं? ए और बी, मॉलिक्यूल्स के। डिफरेंस क्या है कि ए ऑब्जेक्ट में, ए ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार है कि उसमें लाइफ की प्रोसेस केमिकल रूप से चल रही है, और बी में नहीं चल रही। तो जिसमें चल रही है वो लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी उसमें लाइफ है, और जिसमें नहीं चली वो नॉन लिविंग, उसमें लाइफ नहीं है। तो यहां से लाइफ की एक डेफिनेशन निकाली जा सकती है, जीवन की एक डेफिनेशन निकाली जा सकती है, जीवन की एक परिभाषा निकाली जा सकती है। अणुओं का ऐसा संगठन, अणुओं का ऐसा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का ऐसा संगठन जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से या केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से संपन्न हो रही हों, जीवन कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ विच हैव लाइफ प्रोसेस कॉल्ड लाइफ। अणुओं का ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जीवन की विभिन्न क्रियाएं सुचारू रूप से, रासायनिक रूप से संपन्न हो रही हों, जीवन कहलाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में, जिस पदार्थ में ये जीवन प्रेजेंट होता है, उसको लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म या जीवित पदार्थ कहा जाता है।
जीवित पदार्थों में जैविक क्रियाएं होती हैं, परंतु उनकी एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब बॉडी की आंतरिक स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी बॉडी की बाह्य संरचना, शेप, साइज, हैबिटेट यानी उनके आवास एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। तो आपको जीवन का पता चल गया। जीवन क्या है, लाइफ क्या है? अणुओं का ऐसा संगठन जिसमें सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं रासायनिक रूप से संपन्न हो रही हों, लाइफ कहलाता है। जिस ऑब्जेक्ट में ये क्रियाएं होती हैं उसको जीवित पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सजीव कहते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, लाइफ प्रोसेस सभी में होती हैं, परंतु उसके बाद भी वह एनाटॉमिकल रूप से यानी शारीरिकी रूप से, फिजियोलॉजिकल रूप से, मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी के रूप से, बाह्य आकारिकी के रूप से, हैबिटेट के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है। उनमें पाई जाती हैं अंतर, भिन्नताएं, और उनकी इन भिन्नताओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। जैव विविधता क्या है और सजीव क्या है, जीव क्या है। जगत मीन्स किंगडम, संसार। तो जीव जगत का मतलब हुआ यानी ऐसा एक परिवेश, ऐसा एक स्पेस या ऐसा एक साधन या कुल मिला के ऐसा एक माध्यम जिसमें जीव प्रेजेंट हों, जीव उपस्थित हों, उसको कहा जाता है जीव जगत। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं उन सबको जीव जगत में स्थान दिया गया या जीव जगत में सम्मिलित किया गया है। अब इनमें भिन्नताएं बहुत हैं। यदि वर्तमान समय बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो अभी तक लगभग 15 से 18 लाख प्रकार की जीव जंतुओं की जातियां खोजी जा चुकी हैं, ज्ञात की जा चुकी हैं, और लगभग 5 लाख के आसपास पौधों की जातियों का नामकरण हो चुका है, खोजा जा चुका है। यानी लगभग 20 लाख जीव जातियां का नामकरण हो चुका है, उनको उनकी जातियों के नाम दिए जा चुके हैं। और यदि एक अनुमान के अनुसार देखा जाए, एक सर्वे के अनुसार देखा जाए, तो पृथ्वी पर एक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा जीव जातियां प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं। बाकी का नामकरण होना बाकी है, और कुछ जीव जातियां विलुप्त भी होती रहती हैं। ये तो प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, नेचर में परिवर्तन होते हैं, तो नई जातियां डेवलप होती हैं, कुछ जातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो ये चलता रहता है। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या है वर्गीकरण? वस्तुओं को, किसी ऑब्जेक्ट को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए कॉलेज है, अब आप कई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कम से कम 11th में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो विद्यालय में, स्कूल में उनका एक क्रम बना होगा कि भाई फर्स्ट पीरियड में आपको हिंदी पढ़नी है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, एक क्रम बनाया नहीं। अगर क्रम ना होता तो फर्स्ट पीरियड में पता चला आज कल हिंदी पढ़ी थी, आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यानी एक व्यवस्था जो होती है, एक क्रम के अनुसार जो व्यवस्था होती है, उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है, उसको वर्गीकरण कहा जाता है। क्या होता है, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। तो क्लासिफिकेशन केवल
लिविंग वर्ल्ड में नहीं है, क्लासिफिकेशन सभी क्षेत्रों में है, लाइफ के जितने भी क्षेत्र हैं सभी स्थानों पर क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन यहां क्लासिफिकेशन क्या है, यहां क्लासिफिकेशन से मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित पदार्थ हैं, उनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी जातियां हैं। अब यदि जिनका नामकरण हो चुका उनको भी यदि हम लें तो लगभग 20 लाख स्पीसीज लिविंग वर्ल्ड में हैं जिनका नामकरण हो चुका, लगभग 5 लाख प्लांट स्पीसीज और 15 से 18 लाख तक एनिमल स्पीसीज। अब इनकी स्टडी यदि कोई व्यक्ति सबका करना चाहे तो स्टडी तो उसके लाइफ में तो संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, उनको कैरेक्टर्स के आधार पर उनके ग्रुप बनाए गए, ग्रुपिंग की गई ताकि स्टडी आसान हो जाए। तो ये एनिमल्स के या प्लांट की या हम ये कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जीवित पदार्थों की कैरेक्टर के आधार पर जो ग्रुपिंग व्यवस्था है, उनको समूहों में विभाजित करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम वर्गीकरण है। उस व्यवस्था को क्लासिफिकेशन कहा गया है। तो क्या है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण? जीवों को उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। और साइंस की जिस ब्रांच में यह कार्य किया जाता है उसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, उसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, नाम सुना होगा आपने, कैरोलस लिनियस। उनको वर्गीकरण विज्ञान का फादर माना जाता है, क्योंकि वर्तमान जो क्लासिफिकेशन है, जो नामकरण की पद्धति है कि किसी जाति का नाम, किसी जीव का नाम क्या रखा जाए, ये सब एक पद्धति प्रदान करने का जो श्रेय है वो कैरोलस लिनियस को जाता है। स्वीडन के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें वर्गीकरण विज्ञान का फादर माना जाता है। उनकी क्या पद्धति थी वो हम आगे इसी चैप्टर में है, वहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है वर्गीकरण, यानी जीवों को उनके क्रम के अनुसार, उनके गुणों के आधार पर एक अलग अलग ग्रुप बनाकर व्यवस्थित करना, स्टेप बाय स्टेप, ग्रुप भी स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसको वर्गीकरण कहा जाता है। बात आती है वर्गीकरण की जरूरत क्या है, वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों हुई? वर्गीकरण की आवश्यकता नीड फॉर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी वर्गीकरण की? लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीसीज हैं, उन सब स्पीसीज की स्टडी करने के लिए, उन सभी जातियों का अध्ययन करने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ स्पान में, अपने जीवन काल में उनकी स्टडी कर सके, उनका अध्ययन कर सके, तो उनको ग्रुपिंग करके वर्गीकरण किया गया। यानी यदि वर्गीकरण नहीं होता या वर्गीकरण ना किया जाता तो हम अपने लाइफ स्पान में सभी की स्टडी नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जातियां हैं, तो वर्गीकरण में क्या किया गया, स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज सेम कैरेक्टर रखती हैं, उनके कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अधिकांश कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का नाम रखा जीनस, वंश। अब एक वंश का यदि हम स्टडी करें तो उस वंश में जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो थोड़ा आसान हो गया। अब ऐसे ही जो ऐसे जीनस थे जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से कुछ क्लोज थे, मिलते जुलते थे, उन सबको एक
ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रख दिया ऑर्डर, गण। तो एक ऑर्डर की स्टडी कर लीजिए तो उसमें बहुत सारे जीनस की स्टडी हो जाएगी, फिर जीनस की कर लीजिए, स्पीसीज की हो जाएगी। ऐसे ही सेम या लगभग एक जैसे, लगभग एक जैसे, बिल्कुल सेम तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सेम होते तो उन्हें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या थी। लगभग सेम कैरेक्टर्स वाले ऑर्डर्स को एक साथ सम्मिलित किया, उनका एक ग्रुप बनाया, उसको क्लास कह दिया। ऐसी क्लास को एक साथ ग्रुपिंग किया तो उसको फाइलम, और फाइलम को ग्रुप किया तो फिर ये लिविंग वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये है क्लासिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप है। आप एक फाइलम की यदि स्टडी करते हैं, एक फाइलम की, तो उसके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे, न्यूट्रिशन मोड क्या होगा, इनमें लोकोमोशन चलने की क्या प्रक्रिया होगी। तो कहने का मतलब यह है वर्गीकरण की आवश्यकता होती है स्टडी के लिए। यानी अपने लाइफ स्पान में ह्यूमन यदि टोटल बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करना चाहता है तो उसे क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग एक एक स्पीसीज की स्टडी करना हमारे जीवन काल में संभव नहीं है। तो स्टडी को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है, इसलिए क्लासिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहां से हुई, वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन बायोलॉजी के फादर हैं, वो यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने की थी। सबसे पहले अरस्तु ने जो एनिमल्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया। यानी उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी हैं। एक वे जिनका ब्लड रेड कलर का होता है या जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है, दूसरे वे जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। एनिमल्स के बारे में उन्होंने बताया। ये टोटल एनिमल्स को दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक वे जिनमें रेड ब्लड होता है, एक वे जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। अब क्या ये क्लासिफिकेशन पर्याप्त था? नहीं। ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड पाया जाता है, वो सब सेम नहीं होते। उनमें भी बहुत सारी डिफरेंटेशन होता है, बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे ह्यूमन में भी रेड ब्लड होता है, बर्ड्स रेड ब्लड होता है, फिशीज मत्स्य वर्ग मछलियां वगैरह रेड ब्लड होता है, एनिलिडा केचुआ आता है उसमें रेड ब्लड होता है। क्या ये सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे और एनिमल्स हैं, जैसे इंसेक्ट हैं या नॉन वर्टिब्रेटस बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब रेड ब्लड नहीं होता इनमें, लेकिन वो सेम नहीं है। इसके बाद अरस्तु के एक शिष्य थे, उनका नाम था थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, उनको फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक उनको माना जाता है, थियोफ्रेटस को। उन्होंने प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन, उन्होंने प्लांट के बारे में बताया। क्या बताया प्लांट के बारे में? उन्होंने कहा कि जो प्लांट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लावर उत्पन्न नहीं करते। तो ये भी पर्याप्त नहीं है। फ्लावर उत्पन्न केवल एंजियोस्पर्म प्लांट फ्लावर उत्पन्न करते हैं, उसके बाद बाकी फ्लावर जो फ्लावर उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वो सब सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? स्टडी के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए, ताकि हम सभी स्पीसीज का, जो भी स्पीसीज हैं, जो भी जीव जातियां हैं, जो भी पौधों की जातियां हैं, उनका आसानी से अपने लाइफ साइकिल में अध्ययन कर सकें। यह वर्गीकरण की आवश्यकता है। यहां से आगे चलते हैं अब। वर्तमान समय में
क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, प्रथम क्लासिफिकेशन था, वो वीज ने दिया। उसने टोटल लिविंग वर्ल्ड को 3 भागों में बांटा, और जो पार्ट थे उनको कहा गया डोमेन। यानी उन्होंने बताया जीवन के 3 डोमेन, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जीवन के 3 डोमेन। कौन कौन से बताए उन्होंने? आर्किया, एक बनाया बैक्टीरिया, और एक बनाया उन्होंने यूकैरियोटा। यानी वीज ने टोटल लिविंग वर्ल्ड को, संसार में जितने भी जीवित पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। आर्किया में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो वर्तमान समय में लाइफ की अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी जीवन की विषम परिस्थितियों में प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। कौन से जीव रखे गए? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो जीवन की अनफेवरेबल कंडीशन, यानी ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर बाकी बैक्टीरिया और यूकैरियोटा के ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकते, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ स्पेशल होती है, जो अनुकूलन प्राप्त करती है केवल उन कंडीशन में जो जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी जीवन की प्रतिकूल कंडीशन में। जैसे जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, जो जीवन की क्रियाएं होती हैं, जो जीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं हैं, वो कंट्रोल्ड होती हैं या वो संपन्न की जाती हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा, एक स्पेशल कैटेगरी की प्रोटीन्स द्वारा। उस प्रोटीन्स को कहा जाता है एंजाइम्स, उस प्रोटीन को कहा जाता है एंजाइम्स। तो कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित कब रहेगा? जब उसकी सभी लाइफ प्रोसेस, लाइफ की क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न हो रही होंगी। और क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक क्या है? एंजाइम। यानी प्रोटीन, एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। अब ये एंजाइम्स जो होते हैं ये मोस्टली क्रियाशील होते हैं 25 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। यानी यदि इनके मीडियम का, ये सेल में होते हैं, यदि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, यदि उसके माध्यम का टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो एंजाइम प्रभावित होने लगते हैं, और एंजाइम प्रभावित होते हैं तो जीवन की क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। यदि टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होता है तो एंजाइम विघटित होने लगते हैं और जीवन की क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। कहाँ तक ये प्रभावित हो सकती हैं? यदि टेम्परेचर 15 to 16 यानी 15 से कम हो जाए तो एंजाइम प्रॉपर डीएक्टिवेट, निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो और लाइफ की प्रोसेस रुक जाती है, जीव जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाते हैं सारे एंजाइम्स। यदि टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अपर होता है, ऊपर जाता है, तो टोटल एंजाइम्स विघटित हो जाते हैं, लाइफ की प्रोसेस रुक जाती है, जीव जो होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुख्य योगदान किसका हुआ? एंजाइम्स का। अब जो जीवन की फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, वहां पर मीडियम का टेम्परेचर 15 to 25 to 14 ये अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है।
अब यदि किसी मीडियम का टेम्परेचर इससे अलग है तो वहां जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन जो आर्किया होता है या आर्की बैक्टीरिया होते हैं वे लगभग 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी जीवित रहते हैं। यानी उनमें कुछ ऐसे खास किस्म के स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं जो कहाँ भी क्रियाशील हैं, 78 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव होते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जीव उन कंडीशन में, उन परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं जहां पर बाकी ऑर्गेनिज्म, बाकी जीव जीवित नहीं रह पाते, उनकी लाइफ प्रोसेस बंद हो जाती है। इनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं या केमिकल्स के द्वारा, दूसरे माध्यम के द्वारा न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये लाइफ की अनफेवरेबल कंडीशन में या जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं आर्किबैक्टीरिया। आते कौन है इनमें? इनमें आते हैं सल्फर बैक्टीरिया जो गंधक के झरनों वगैरह में पाए जाते हैं, और प्राइमेटिव बैक्टीरिया जो आदिकाल में लगभग 4 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी पर जीवन का अवतरण हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में डॉक्टर बीरबल साहनी रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ के साइंटिस्ट को कुछ फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं जो लगभग 4 अरब वर्ष पुराने हैं, और वो आर्किबैक्टीरिया के फॉसिल हैं। यानी इस प्रकार के जीवों के जीवाश्म में फॉसिल हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में रहते थे। कुछ स्थानों पर आज भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रॉपर रूप से प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये पूर्व केंद्रीय होते हैं। यानी इनमें केवल सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स जो प्रतिकूल परिस्थिति में इनको जीवित रख सकते हो, और 70 प्रकार के राइबोसोम्स, और केवल न्यूक्लिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता। बाकी इनमें किसी प्रकार के सेल ऑर्गन्स, लेयर्ड ऑर्गन्स नॉट फाउंड नहीं पाए जाते। बिल्कुल प्राइमेटिव सिंपल होते हैं ये। कौन? आर्किबैक्टीरिया। तो आर्किबैक्टीरिया पता चला आपको क्या होते हैं आर्किबैक्टीरिया? ऐसे जीवों का ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहते हों, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती हो, पूर्व केंद्रीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्राइमेटिव स्ट्रक्चर होती है, संरचना बिल्कुल सिंपल होती है, प्राइमेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मटेरियल मतलब केंद्रीय पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम्स और कुछ स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स। बस ये इनकी स्ट्रक्चर है, बाकी इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा ग्रुप उन्होंने बताया बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के बाद दूसरा ग्रुप उन्होंने बताया वीज ने 3 डोमेन दिए लाइफ के, आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। वीज। तो दूसरा ग्रुप उन्होंने बैक्टीरिया, उन्होंने कहा आर्किबैक्टीरिया के अलावा कुछ जीव पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनको बैक्टीरिया ग्रुप में रखा जा सकता है। क्या विशेषता है इनकी? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, पूर्व केंद्रीय होते हैं, यानी इनकी सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रॉपर न्यूक्लियस क्या है, यानी प्रॉपर केंद्रक क्या है? प्रॉपर का मतलब है संपूर्ण, पूर्ण, सत्य, ट्रू, यानी ऐसा केंद्रक जिसमें न्यूक्लियस के सभी पार्ट प्रेजेंट हों। न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं न्यूक्लियो लेयर यानी केंद्रक कला, न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमेटिन। यानी ऐसा यदि कोई न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियो लेयर प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, यानी केंद्रक कला उपस्थित हो, केंद्रिका उपस्थित हो, क्रोमेटिन उपस्थित हो, उसको कहा जाता है ट्रू न्यूक्लियस। और यदि किसी न्यूक्लियस में केवल जेनेटिक मटेरियल है
न्यूक्लिक मटेरियल है परंतु उसके पास न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलेयर और क्रोमेटिन नहीं है, तो उसको कहा जाता है असत्य केंद्रक, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं कहते उसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया, यानी वीज ने दूसरा ग्रुप बताया, या दूसरा सेकंड डोमेन। जीवन का 3 डोमेन थे लाइफ के, तो दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, लिविंग वर्ल्ड के वे जीव जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक हों और लाइफ की फेवरेबल कंडीशन में पाए जाते हों, ये अनुकूल परिस्थिति में प्रेजेंट होते हों, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रह सकते। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रोकैरियोटिक तो ये भी है, आर्किबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये कहां पाया जाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थिति में। और ये भी बैक्टीरिया है, ये भी पूर्व केंद्रीय है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये कहां पाए जाते हैं? फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति में। तो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूर्व केंद्रीय होते हों और लाइफ की अनुकूल परिस्थिति में पाए जाते हों, उनको रखा गया डोमेन बैक्टीरिया में। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, पूर्व केंद्रीय होते हैं। पूर्व केंद्रीय का मतलब इनकी सेल्स में, इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता, या न्यूक्लियस सत्य प्रकार का नहीं होता। न्यूक्लियोइड कहते हैं इनके न्यूक्लियस को, केंद्रकाभ कहते हैं, केंद्रक नहीं कहते। क्या होता है उसमें? केवल जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें। केंद्रक कला, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियोलस, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, और केंद्रक कला यानी न्यूक्लियोलेयर नहीं पाए जाते। उनके क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूर्व केंद्रीय होते हों, प्रोकैरियोटिक होते हों, न्यूक्लियस ट्रू प्रकार का नहीं होता और जीवन की अनुकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं, उनको बैक्टीरिया कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जीवाणु हैं, जिनमें न्यूट्रिशन मोड अलग अलग होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं इनकी, लेकिन उन सबको किस में रखा जाएगा? बैक्टीरिया में। क्या विशेषता है? इनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। झिल्ली वाले सेल ऑर्गन्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। क्या होता है? सेल वॉल, उसके अंदर मीसोसोम्स, मीसोसोम्स ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती हैं, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और इसके साथ साथ इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर या धागे जैसी संरचनाएं, जिन्हें हम कशाभिक या फ्लेजेला कहते हैं, वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। और जिनमें पाए जाते हैं उनमें भी उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ऐसी होती हैं, उनकी पूरी बॉडी पर, चारों ओर पूरी बॉडी पर फ्लेजेला हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं उनमें 1 या 2 फ्लेजेला होते हैं, किसी में केवल एक सिरे पर होता है, किसी में एक, दोनों सिरे पर एक एक हो सकता है, किसी में एक ही सिरे पर गुच्छा हो सकता है। यानी सबकी अलग अलग व्यवस्था है, सब स्पीसीज की अलग अलग व्यवस्था है। परंतु सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है इनमें? कि सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, सभी पूर्व केंद्रीय होते हैं, अर्थात इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसी सभी स्पीसीज को वीज ने रखा बैक्टीरिया में। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, कुछ लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक, वो नेक्स्ट आगे लेक्चर में मिलेगा आपको। तीसरा पार्ट उन्होंने रखा यूकैरियोटा, यानी आर्किया, आर्कीबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक विषम परिस्थिति में पाए जाने वाले, बैक्टीरिया में
प्रोकैरियोटिक लेकिन अनुकूल परिस्थिति में पाए जाने वाले। अब इनके अलावा बाकी जो शेष बचा वो सब रखा यूकैरियोटा में। टोटल लिविंग वर्ल्ड को केवल 3 भागों में बांटा है, केवल 3 भागों में बांटा है। आर्कीबैक्टीरिया या आर्किया विषम परिस्थिति में रहने वाले प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, अनुकूल परिस्थिति में रहने वाले प्रोकैरियोटिक, और उसके अलावा बाकी जो हैं, बाकी सभी लिविंग थिंग्स वो सब आते हैं यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा में कौन रखे गए? ऐसे यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले या मल्टी सेलुलर बहु कोशिका वाले सभी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर सभी वे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, सकेंद्रीय होती हैं, अर्थात जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस भी ट्रू प्रकार का होता है, सत्य प्रकार का होता है, केंद्रक भी, और सेल के सभी ऑर्गन्स यानी सेल में झिल्ली युक्त ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हों, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है यूकैरियोटा में। एनिमल्स, प्लांट, ये सब किस में आएंगे? यूकैरियोटा में। तो यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो आर्किया में कौन आएगा? विषम परिस्थिति में रहने वाले बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे सल्फर बैक्टीरिया जो गंधक के झरनों में रहते हैं, थर्मोफाइल्स। बैक्टीरिया में कौन आएंगे? बैक्टीरिया की विभिन्न स्पीसीज जैसे लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, बहुत सारी जातियां हैं। ये सब किस में आएंगे? बैक्टीरिया में, जीवाणु कहते हैं जिनको। और इनके अलावा बाकी जो एनिमल और प्लांट हैं वो सब आते हैं यूकैरियोटा में। क्या विशेषता है इनकी? यदि एनिमल्स हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और प्लांट हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रॉपर न्यूक्लियस सेल में होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस। कंप्लीट न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियो लेयर भी है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी है, केंद्रक कला भी है, केंद्रिका भी है, और इनके जो क्रोमेटिन हैं, क्रोमोसोम्स कहा जा सकता है उनको, क्रोमेटिन ही डिवीजन के समय क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। तो क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन यानी दोनों प्रकार का न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता हो, सेल के झिल्ली युक्त ऑर्गन्स होते हों, उन सबको रखा गया यूकैरियोटा में। तो यूकैरियोटा में रखा गया सभी एनिमल्स और सभी प्लांट को। तो आपने बायोडाइवर्सिटी का आपको पता चला, लाइफ क्या है ये आपको बता दिया। लाइफ क्या है? यानी मॉलिक्यूल्स का ऐसा संगठन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लाइफ की विभिन्न प्रोसेस केमिकल रूप से संपन्न होती हो, लाइफ। और जिस परिवेश में लाइफ है तो वो लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर, शेप, साइज, हैबिटेट, इन सब के आधार पर उनमें डिफरेंटेशन होता है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनकी इन भिन्नताओं के सम्मिलित रूप को बायोडाइवर्सिटी। फिर क्लासिफिकेशन यानी वस्तुओं को, जीवों को कैरेक्टर्स के क्रम के आधार पर व्यवस्थित रूप से पृथक करना, उनकी ग्रुप करना, उनको अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? स्टडी के लिए, क्योंकि स्पीसीज बहुत सारी हैं, जीव जातियां बहुत सारी हैं, हम अपने लाइफ में उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो स्टडी को आसान करने के लिए, ताकि हम अपने लाइफ में सबकी स्टडी कर सकें, उनको ग्रुप की व्यवस्था की गई। नहीं, जरूरत है क्लासिफिकेशन की स्टडी को इजी करने के लिए। क्लासिफिकेशन अलग अलग समय समय पर सबने अलग अलग प्रस्तुत किया है। तो आपकी क्लास में 20 से शुरू होता है, अरस्तु ने भी बताया था, थियोक्रेटस ने बताया, ओस्वाल्ड टिपो ने, बहुत सारे हैं। लेकिन जो श्रेय जाता है क्लासिफिकेशन का या वर्गीकरण का, वो जाता है कैरोलस लिनियस को। इसलिए उसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। कैरोलस लिनियस का नाम याद रखना।
और बीज का क्लासिफिकेशन ये आपको बताया है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा। आर्किया में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विषम परिस्थिति में रहते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक होते हैं परंतु अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं। और यूकैरियोटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते हैं, सहकेंद्रीय होते हैं, सत्यकेंद्रक वाले होते हैं और अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं। इसमें एनिमल्स और सभी प्लांट इसमें रखे गए हैं। अब इसके बाद बायोनोमेनक्लेचर थ्योरी आती है, जो कैरोलिनस की पद्धति है कि जीवों का नामकरण कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में।